D5 हिंदी चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रदीप शाही स्वागत करता हूं। D5 हिंदी चैनल की ओर से खुलासा न्यूज का प्रोग्राम में हम राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और खेलों के संबंधित प्रोग्राम पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सद्धू। धर्मेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। धर्मेंद्र जी, राजनीति और मौसम के तापमान सिर चढ़कर बोल रहा है। तापमान का मिजाज बहुत जोरों पर है। ठंड के कारण हालत बहुत खराब होती जा रही है। अगर हम हिमाचल के ऊपर चर्चा करें तो हिमाचल में पिछले कई सालों का तापमान के कारण रिकॉर्ड टूटा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाही जी, मौसम ने अचानक करवट ली है। इन दिनों में सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है, उसके उल्ट इस बार सर्दी अभी तक जारी है। हम लोग मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं तो उसके बाद कहा जाता है कि धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है, लेकिन उसके उल्ट सर्दी बढ़ रही है। हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बड़े शहरों की तो उनमें पारा बिल्कुल नीचे आ चुका है, तापमान बिल्कुल लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते ही काफ़ी जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं, जो नेशनल हाईवे हैं वो भी बंद हो चुके हैं और हादसे भी हो रहे हैं। कांगड़ा के पास धर्मशाला है, पर्यटक स्थल है, वहां पर एक ऐसा हादसा हुआ है कि 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए निकले थे तो लापता हो गए। उनमें से 2 गंभीर हालत में जख्मी पाए गए, जिनका इलाज चल रहा है, और 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके चलते सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो पारा है बिल्कुल नीचे आ चुका है। बर्फबारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके ऊपर बर्फबारी पूरे जोरों से हो रही है। डलहौजी की बात की जाए, लाहौल स्पीति की बात की जाए, इसके अलावा मनाली में, कुल्लू में, हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। मौसम की मार पड़ी है। कई गांव हैं जो वहां का संपर्क शहरों से टूट चुका है, ब्लैकआउट हो चुका है, बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है बुरी तरह से। तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में तो बारिश ने 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितनी बारिश वहां पर दर्ज की गई है उतनी 122 सालों में नहीं हुई थी। और हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, तो हरियाणा में भी पूरी तरह से ठंड का प्रकोप है। बारिश लगातार हुई है जिसके चलते फसलों का नुकसान हुआ है और जो पारा है वो भी नीचे आ चुका है। वहां पर भी जो कल बारिश हुई है उसने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतनी बारिश हुई है कि आलू की, गाजर की फसल का नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। यही कुछ हाल पंजाब में भी है। पंजाब में भी लगातार बारिश हुई, धुंध पड़ी, कोहरा पड़ा, धूप दिखाई नहीं दी। इसके चलते फसलों का भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी ओर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरी तरह से बर्फ ने अपनी चद्दर दे दी है। वहां पर पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बर्फ के चलते हिमाचल के लोगों की समस्याएं व उत्तराखंड के लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये तो बात रही हमारे तापमान की, परंतु अगर हम राजनीति के तापमान पर भी चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। राजनीति के तापमान में यूपी के चुनावों पर हम चर्चा करेंगे तो वहां पर प्रतापगढ़ इलाके विधानसभा में एक सज्जन को उम्मीदवार बनाया गया है जो गिनीज बुक ऑफ इंडिया में, वर्ल्ड में नाम उनका दर्ज है, धर्मेंद्र प्रताप सिंह। तो वो सबसे ऊंचे कद के उम्मीदवार हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पार्टी चाहती है चुनाव के दौरान किसी ना किसी को आकर्षण का केंद्र बनाया जाए। इसी के चलते ही समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष कहे जा सकते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक ऐसा सियासी दांव खेला है कि उन्होंने 8 फीट 2 इंच लंबे व्यक्ति को, जो एशिया का सबसे लंबा व्यक्ति है, उसको पार्टी में शामिल किया है। उसके ऊपर ही दाव भी खेल सकती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि यूपी में अब समाजवादी पार्टी की हवा बनती हुई नजर आ रही है। और खास बात यह है कि जिस तरह से इतना लंबा आदमी उन्होंने अपने दल में शामिल किया है, तो अगर उसके सर के ऊपर लाल टोपी पहनाई जाएगी तो दूर तक ही वो टोपी दिखाई भी दे सकती है, क्योंकि एक अलग काम किया है। जैसे खली की बात की जाए तो खली भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा अब 8 फुट 2 इंच लंबा जो आदमी समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है, उसका जो आकर्षण का केंद्र है वो देखते ही बनेगा। इसके अलावा एशिया का सबसे लंबा इंसान है वो, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है। और यूपी के प्रतापगढ़ जिले के गांव
का रहने वाला एक गांव का धर्मेंद्र प्रताप सिंह, और मात्र उनकी 46 वर्ष की आयु है। लेकिन अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में उनके आने का क्या फायदा होता है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि एक और समाजवादी पार्टी पूरी दावेदार है कि हम चुनाव जीतेंगे और सत्ता पर काबिज होंगे, और दूसरी ओर योगी सरकार, जब भाजपा की सरकार है, वो दोबारा फिर से चाहती है कि हम चुनाव जीतें यूपी में। लेकिन शाही जी यहाँ पे बता दें कि लखीमपुर खीरी का मामला है वो अभी ठंडा नहीं हुआ। वहां पे जो अजय मिश्रा टैनी थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, राज्य मंत्री, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। इसके चलते किसानों की धड़ापकड़ भी चल रही है और देखना होगा कि इसका भी क्या नुकसान होता है। इसलिए हर पार्टी किसानों के पक्ष में भी सोचती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सभी फसलों के ऊपर एमएसपी देने को तैयार हैं। कोई ऐसी विधि बनाई जाएगी, ऐसी प्रक्रिया लाई जाएगी ध्यान में कि किसानों का फायदा हो। लेकिन आपने बात की है कि एक ऐसा पूरा कदावर जो इंसान है उसको शामिल किया गया है, तो देखना होगा कि उसका आने वाले समय में चुनाव में क्या फायदा होगा। अब हम खेलों की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा सरकार ने मिल्खा सिंह के नाम पर एक स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण करने की योजना बनाई है मोरनी हिल्स के आसपास। तो ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खट्टर सरकार का जो पहला कदम है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाही जी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने कल उद्घाटन किया है मोरनी हिल्स के पास मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स पार्क का, और वहां पे 2 करोड़ रुपए हर साल खट्टर सरकार या हरियाणा सरकार खर्च करेगी युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए। एडवेंचर गेम होती हैं उनके लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ का पैकेज रखा गया है और साथ ही जो युवा वहां रहेंगे, 1000 के करीब जो युवा हैं वहां रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो उनके लिए खाने का, पीने का, रहने का सारा प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा खासकर खेलों में अपना खास स्थान रखता है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को जो परेड होती है दिल्ली में राजपथ पर, उसमें भी हरियाणा की एक झांकी जा रही है, जिसके ऊपर खेल और खेल से जुड़े हुए सभी जो दिखाए जाएंगे दृश्य। इसके चलते क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है सभी तरह की खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों का, तो इसलिए एक तो वहाँ की बात है, और दूसरा अगर ऐसे पंचकुला के पास, मोरनी हिल्स के पास ये एडवेंचर पार्क अच्छी तरह से चलता है तो जो युवा हैं उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। खट्टर सरकार मौके देती हुई नजर आ रही है। हरियाणा सरकार की ओर से सूचना कमीशन भवन का निर्माण करने की योजना बनाई गई है, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया गया है। इसके ऊपर संधू साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाही जी, खट्टर सरकार की ओर से कई तरह के नींव पत्थर रखे जा रहे हैं, कई तरह के निर्माण करवाए जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं। इसी के चलते कल पंचकुला में मनोहर लाल खट्टर हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, उन्होंने एक भवन निर्माण का जो उनका जो बनाई गई है, प्रावधान किया गया है, उसका नींव पत्थर रखा है। स्टेट सूचना कमीशन, उसका भवन नया बनाया जाएगा। पंचकुला के सेक्टर 3 में बनेगा ये भवन, और साथ ही इसके ऊपर जो ग्रांट रखी गई है वो है 36.5 करोड़, 36 से 4 या 5 करोड़ रुपए लगेंगे, और 8500 से ज्यादा वर्ग फीट में इसका निर्माण किया जाएगा। और सूचना से संबंधित, जो सूचना कमीशन से संबंधित है, वो कार्य इस बिल्डिंग में हुआ करेंगे। धर्मेंद्र जी, क्या ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि भी इस साल के अंत में हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, इसी कारण शिलान्यासों का दौर ज्यादा तेजी से चल रहा है? देखिए शाही जी, हरियाणा की बात नहीं है, हर जगह भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार होती है 4.5 साल तक जो उनके कार्य होते हैं उनको नहीं करती, या लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन इलेक्शन, चुनाव आते हैं तो सरकारें जाग जाती हैं। इसी के चलते ही अब हरियाणा सरकार को भी है कि भाजपा का दबदबा हरियाणा में बना रहे, क्योंकि केंद्र में हरियाणा सरकार है, उसके अलावा भी और भी कई राज्यों में हरियाणा सरकार है, और नजरें टिकी हुई हैं सबकी पंजाब के ऊपर। इसी के चलते ही उनको यही डर है कि पंजाब की तरह हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार आने वाले समय में ना बन पाए। इसलिए खट्टर सरकार नई नई योजनाएं लेकर आ रही है, शिलान्यास किए जा रहे हैं और साथ ही उद्घाटन भी किए जा रहे हैं। अब सबसे रोमांचक खबर पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो खबर है ट्विटर से संबंधित। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जितने भी ट्विटर हैंडल होते हैं उनके ऊपर ट्विटर पर जाकर
बयानबाजी भी की जाती है, अपने संदेश भी देते हैं ये सियासी जो नेता होते हैं, राजनीतिक नेता होते हैं। तो इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि किसी मुस्लिम संबंध से जो जिनका संबंध जोड़ा जा सकता है उन्होंने किया है, क्योंकि उनके नाम के नीचे लिखा आ रहा है आई लव अलबैक, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और साथ ही बता दें कि कल 6:15 बजे के करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लास्ट ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए वो आइसोलेट होने जा रहे हैं। इसी के चलते ही उसके बाद से ही उनका ट्विटर अकाउंट हैक किया गया। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हो चुका है। और साथ ही हरियाणा के एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका ट्विटर अकाउंट भी हैक किया गया है। उसके ऊपर भी उर्दू में लिखा आ रहा है कुछ जो अभी तक समझा नहीं गया है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और हैकर की नजर भी इसी के ऊपर बनी रहती है कि किसी ना किसी तरह से इन ट्विटर अकाउंट्स को, फेसबुक पेजेस को हैक किया जाए। और बता दें कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके 302K के करीब जो उनके फॉलोअर्स हैं उस पे। इसके संबंधित एक और खबर भी सामने आई थी कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से संबंधित यूट्यूब के कुछ चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस पर तकरीबन 35 मिलियन यूजर सामने थे। तो इसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, कोई ना कोई विवादित टिप्पणी कर देता है, उसके बाद एकदम से सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग हैं, जो इसके ऊपर नजर रख रहे हैं, वो हरकत में आ जाते हैं और ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि किसी भी तरह की कोई असामाजिक घटना ना हो, जिससे पूरी तरह से माहौल खराब हो जाए। इससे बचाने के लिए जो सोशल मीडिया है वो भी काफ़ी एक्टिव है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग एक्टिव हैं वो ऐसी कार्रवाई करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ। साउथ अफ्रीका में भारत की ओर से जो क्रिकेट मैच सीरीज चल रही थी, पहले टेस्ट मैच और अब ओडीआई, दोनों में ही साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को बहुत बुरी तरह से लताड़ा है जी। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाही जी, क्रिकेट सबके ऊपर इसका बोलबाला है, हर जुबान पर क्रिकेट होता है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसने हमारी और जो खेल हैं उनको पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी क्रिकेट के ऊपर ही दांव खेलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेयर्स को खरीद लेती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जा रहा। इसी के चलते ही जो विराट कोहली थे, कप्तान थे भारतीय टीम के, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि कौन कप्तान बनता है। लेकिन जो प्रदर्शन को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि भारतीय टीम उस फॉर्म में नहीं रही जिस फॉर्म में होनी चाहिए। और आने वाले समय में T20 जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी देखना होगा कि कैसा प्रदर्शन करती है। जिस तरह से हार का सामना कर रही है भारतीय टीम, तो समय बताएगा कि इसके लिए कैसे तैयारी करते हैं, कैसे जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया की वो कैसे प्लेयर्स का चुनाव करती है, किस तरह से उनको प्रशिक्षण देती है, कौन सा कोच लगाया जाता है, नया या पुराना कोच रहेगा, कप्तानी किसको दी जाती है, काफी कुछ इसके ऊपर ही निर्भर रहेगा। खुलासा न्यूज का में फिलहाल इतना ही। हम फिर दोबारा हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नई राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और खेलों से संबंधित खबरों के ऊपर। मुझे प्रदीप शाही को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।